नमस्कार, मैं रामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मोदी पर आ गई संकट। अमेरिका और चीन ने कहा ढा दिया। जेनजी आया राहुल गांधी के साथ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो इस वक्त आज के वक्त में इस सरकार ने जिस तरह से इस देश के साथ किया है, कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि किसी देश की सरकार देश की जनता के साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात करेगी सत्ता में आने के बाद, जिसकी कल्पना देश की जनता ने नहीं की होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई तो बहुत बड़े बड़े वादे करके आई और मोदी सर ने यह कहा था कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। रिपोर्ट कार्ड 100 दिनों का सौंपने की बात हुई थी, लेकिन रिपोर्ट कार्ड 10 साल में 11 साल में रिपोर्ट कार्ड अभी तक देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, उसकी उम्मीद भी देश नहीं करता, लेकिन जो प्रधानमंत्री यह कहते थे कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे या 56 इंच का सीना, दुर्भाग्य यह है कि 11 साल के बाद भी वह लाल आंख नहीं दिखी और ना ही 56 इंच का सीना, दोनों ही नहीं दिखा। अच्छे दिन की तो बात ही भूल जाइए आप। लेकिन जब पुलवामा हुआ था और हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, 300 किलो आरडीएक्स जो टाटा सोमो में एक हफ्ते तक घूम रहा था, क्या उस टाटा सोमो का पता लगा ही पाई हमारे देश की सरकार ने? क्या जिस पुलवामा के नाम पर 40 जवानों के शहीद के नाम पर 2019 में मोदी सरकार 303 लोकसभा सीटों के साथ इस देश में आई, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 300 के आंकड़े को पार किया, तो क्या नरेंद्र मोदी ने उसकी जांच कराई जिसके वजह से जीत करके आए थे, जिसकी शोरगुल और डंका बजा रही थी सरकार? दुर्भाग्य यह है कि उस दिन डिस्कवरी का शूटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के जंगलों में। उस पर घड़ियाली आंसू तो बहाया, नौटंकी भी की, ड्रामा भी किया, लेकिन उसका पता नहीं लगाया कि 40 जवानों का गुनहगार कौन है। लेकिन पहलगाम पर सारा पाखंड देश के सामने आ गया। पहलगाम जब हुआ और हमारे देश की बहन बेटियां जब विधवा हो गई वहां पर, तो भी इस सरकार ने नौटंकी की और नौटंकी करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके गुनहगार पकड़े नहीं गए, लेकिन ड्रामा देश में खूब चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ने लगा। यह भी नहीं इस व्यक्ति को पता कि क्या खून रगों में दौड़ता है। शुक्र है कि रेत नहीं दौड़ाए, नहीं तो दिक्कत हो जाता। जो शरीर में पानी है वह भी सूख जाता, सिंदूर ही दौड़ाए। लेकिन दुर्भाग्य तब था जब वह सिंदूर घर घर पहुंचने की बात करने लगे तो महिलाओं ने विरोध कर दिया, मुंह पर काली पोत दिया और यह साबित कर दिया कि सबसे डरपोक और बिना सोच समझ वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। यह बात इससे इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विजय दिवस मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान हमारे घुटनों के बल आ गया और घर में घुस के मारेंगे और पीओके और सिंधु की बात की जा रही थी, हकीकत यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री घुटनों के बल था और इसकी सच्चाई अब देश के सामने आ रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश को गुमराह किया, युवाओं को गुमराह किया। 2025 खत्म हो रहा है और नए साल का आगाज है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का लेखा जोखा बहुत जरूरी है और जरूरी यह भी है कि यह सरकार कितनी कमजोर और डरपोक है, जो
विश्व गुरु बनने की बात कर रहा था, हकीकत में हमारे देश को बेच रहा था वह व्यक्ति जो देश को विकास करने के लिए विकसित देश की बात कर रहा था। हकीकत यह है कि हमारे देश के लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहा था आरएसएस के साथ मिलकर के, और करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी यह सरकार। जो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात सरकार कर रही थी, और कोरोना काल में जो 5 किलो फ्री अनाज दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज के लिए मोहताज बना दिया इस 56 इंच के सीने वाले महामानव ने। यह सच्चाई है इस देश की और इस देश की सरकार की। जब इस सरकार की कूटनीति, विदेश नीति, राजनीति सब कुछ फेल हो गई, चाल चरित्र और चेहरे देश के सामने आ गए, तो नया पाखंड यह सरकार करने लगी। हिंदू मुस्लिम फिर और चर्च पर हमले करने लगी, क्रिसमस के दिन तांडव मचा दिया। और अब जब इस सरकार के सारे चेहरे देश के सामने आकर के खड़े हो गए हैं, तो अब बजरंग दल और विश्व हिंदू को उतार करके लोगों के घरों में तलवारें भेजे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है आरएसएस द्वारा। जब जब फेल होते हैं मोदी, तब तब आरएसएस कमान संभाल लेता है, उसके विश्व हिंदू परिषद और उसके बजरंग दल के लोग सामने आ जाते हैं। सच्चाई यह है कि इस सरकार के पास सोच समझ और कुछ भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा विदेशों में घूमने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी हो गए स्थापित, लेकिन कायरो की तरह घर में छुपने वाले भी प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। यह सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी अपने चरित्रों को छिपाने के लिए, अपनी गुनाहों को छिपाने के लिए इन्हें कुर्सी जरूरी है, लेकिन उसमें नेता बिक गए, नेता बिक गए अपने अपने लालच और स्वार्थ में, और इस देश को आज ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि यह देश न जी सकता है न मर सकता है। उसे ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि घुट घुट के जी रहा है। हकीकत यह है, युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। चंदे के धंधा में यह सरकार इतना मगरूर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पैसे में बन गई, लेकिन देश को बेच डाला, एक एक चीज बेच डाला और इस देश को बेरोजगार बना दिया। अब चाह के भी इस देश के युवाओं को रोजगार यह सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि हर संस्थाएं अडानी और अंबानी के कब्जे में चला गया है। इस सरकार ने इस देश पर इतना कर्ज लाद दिया है कि आने वाली कई पीढ़ियां नरेंद्र मोदी सरकार के कर्ज को चुकाती रहेगी। उसके बावजूद इस देश को गुलाम बना करके, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके, और दलित, वंचित और अल्पसंख्यकों को जो गुलाम बनाने की साजिश चल रही है इस देश के अंदर, उसका उजागर अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका के अखबार ने जब फ्रंट पेज पर छापा 365 दिनों की रिपोर्ट और सर्च के बाद जो तस्वीरें आई, वह तस्वीरें बड़ी चौंकाने वाली थी। आप दर्शकों को मैं यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जरूर इस तस्वीर को देखिए। आधिकारिक तौर पर जो अमेरिका ने यह तस्वीर दिखाई और छापी, पूरी दुनिया इसको लेकर के संशय में है। वह दौलतमंद, वह बिजनेसमैन, वह कंपनियां जो हमारे देश में पैसा इन्वेस्टमेंट करती थी, अब हमारे देश में आने से वह 10 बार सोचेगी, क्योंकि इस देश में आने वाले उद्योगपतियों को लूट लिया जाता है। गौतम अडानी के पीछे इतना दीवाना हो गई मोदी सरकार कि गौतम अडानी के अंदर कोई कमियां नजर नहीं आ रही थी। 14 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो गौतम अडानी उस वक्त 400 और 600 नंबर पर थे अरबपतियों में। वह विश्व के नंबर 2 और नंबर 3 अरबपतियों खरबपतियों में शुमार हो गए, और सबसे ज्यादा कर्ज माफ गौतम अडानी के किए गए। गौतम अडानी को ऊपर सवाल पूछने वालों के साथ ऐसा बर्ताव यह सरकार करती थी कि उसके अस्तित्व को खत्म करने की भी सारी सीमाएं लांघ जाती थी। राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई तो उनकी सदस्यता तक छीन ली गई। सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट का कि उस समय
उसने इंसाफ दिया और राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई। लेकिन वही राहुल गांधी एक चुनौती इस सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बन गए। राहुल गांधी से यह सरकार डरती है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। गरीबों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई राहुल गांधी लड़ते हैं, इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते। यही इस सरकार की दिक्कत है कि आंखों की किरकिरी राहुल गांधी बन गए हैं। अब ऐसे में अमेरिका में ने जब आरएसएस और मोदी के कार्यकाल को लेकर के छापा, सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद और विद सबूतों के साथ जब रिपोर्ट छापी, तो रिपोर्ट में यह आया कि इस देश की 4 साल की जीडीपी का पैसा तो मोदी सरकार ने नफरत को फैलाने में खर्च कर दिया है। तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा, किसानों का हक कहां से मिलेगा और गरीबों को हक कहां से मिलेगा। यह सरकार जीएसटी के तहत 52 लाख करोड़ रुपए की धन उगाही की, लेकिन वह गरीबों से की, दौलतमंदों से नहीं। और टैक्स की मार इस देश के गरीबों पर पड़ी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अमीरों पर नहीं। अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होता गया और वह अपनी गरीबी पर रोते रहे, अमीर अपने अमीरी पर खुशियां मनाते रहे और यह सरकार टैक्स लेकर के मस्ती मारती रही। 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ने वाला प्रधानमंत्री भारत का, वह 22,000 करोड़ का अपने लिए महल तो तैयार करवा रहा है, लेकिन इस देश के युवा के लिए रोजगार मिले ऐसी एक संस्था को तैयार नहीं करवा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे ही देश के युवा अंधभक्ति में ऐसे डूब गए कि इस सरकार के डंका भी बजाना चाहते हैं, डंका भी बजाते हुए नजर आते हैं अंधभक्ति में, और इस देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जब अमेरिका के अखबारों ने यह छाप दिया, तस्वीरों में नरेंद्र मोदी का चेहरा और आरएसएस का चेहरा छाप दिया कि यह दो शख्स भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं और इतने अंदर तक ढुक गए हैं कि अब इनसे बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। ऐसे में नेताओं की खरीदारी भी शुरू हो गई। इसीलिए नेताओं की खरीदारी चल रही थी 14 से ही। तकरीबन 450 से लेकर के 750 के आसपास नेताओं को, दूसरे दलों से आए हुए नेता को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस सरकार के अंदर भी 240 सांसदों में 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं। वह ना तो भाजपाई है और ना ही संघी है, यानी कि विचार नहीं मिलते, लेकिन वह आए हैं क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डंडा है। और यह सरकार अगर किसी ने गुनाह ना भी किया हो तो उसे आरोपी बना करके और यह उसे प्रताड़ित करती है। ईडी का जो आंकड़ा है, ईडी का आंकड़ा बहुत चौंकाता है कि अगर 100 लोगों के ऊपर ईडी ने आरोप लगाए हैं तो मात्र 0.5% लोगों पर ही आरोप साबित हुए हैं, बाकियों पे नहीं। यानी कि 100 में एक व्यक्ति पर भी नहीं वह सटीक बैठता है आंकड़ा। यानी कि लोगों को परेशान करने के लिए और लोगों देश पर कब्जा करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का पूरा प्रयोग किया गया। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट इस बात का खुलासा करता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से इस्तेमाल करके और लोकतंत्र की जड़ों को खोद रही है मोदी सरकार, मोदी जाने के बाद भी आरएसएस इतनी पैठ बना चुका है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल में दिया गया बयान सभी विश्व को चौंका रहा है, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, और यह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र हम तो मानते हैं, घोषित हो आधिकारिक तौर पर या ना हो, संविधान बदले या ना बदले, हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं। उसके बाद से जो उत्पात मचाया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने, पूरे विश्व को चौंका दिया है और पूरे विश्व को अलर्ट कर दिया है। यानी कि भारत में कुछ करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। सोचिए, हमारे देश में कोई ऐसा सामान नहीं है जो दिनचर्या का है कि हमारा देश उसे
मैन्युफैक्चर कर रहा है, हमारा देश असेंबल करता है। मैन्युफैक्चरिंग में मध्यम वर्ग की जो कंपनियां थी, एमएसएमई जिसे लघु उद्योग कंपनी कहा जाता है, 1,80,000 कंपनियां जीएसटी और नोटबंदी के बाद बंद हो गई। जो उसमें बची हुई थी वह चंदे के धंधा में बंद हो गई और इस सरकार को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे मोटी रकम नहीं, मोटी रकम अडानी जैसे लोगों से इस सरकार को आ रहा था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी और शेयर मार्केट तबाह हो गया था, मोदी की संपत्ति तबाह हो रही थी, उस वक्त अगर मोदी सरकार ने कार्रवाई कर दी होती या जेपीसी बैठा दिया होता मार्केट को लेकर, सेबी को लेकर के, तो आज यह देश संभल गया होता। लेकिन मोदी के लिए खजाने, अडानी के लिए खजाने खोल दिया मोदी सरकार ने। एलआईसी हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी हो, कैनरा हो, सभी को लगा दिया मोदी ने अडानी के कंपनियों में शेयर डालने के लिए। एलआईसी के पैसे इतने डूबे कि एलआईसी को जिस दिन आम जनता को पैसे देने पड़ेंगे उस दिन नानी याद आ जाएगी। लेकिन इस सरकार की कभी भी मन नहीं भरा और आम व्यक्ति के जो पीएफ के पैसे हैं उस पर भी इसने डाका डालना शुरू कर दिया। जो रिटायर हो रहे थे उनको मात्र 60% पैसे देती है, 40% अडानी के कंपनियों में यह सरकार लगाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो पहले 90% पैसा लोगों को मिल जाया करता था। इसीलिए आज भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। सहारा के पैसे डूब गए लोगों के, बॉन्ड पेपर रद्दी कागज हो गए। वह सरकार से गुहार लगाते रहे, सरकार आश्वासन देती रही, लेकिन सुब्रत राय जो गोरखपुर के गोलघर में साइकिल का पंचर बनाते थे उससे पैसे असूले तो इस सरकार ने, लेकिन जनता को नहीं दिया। यह दुर्भाग्य है जनता का, और फिर भी जनता नहीं समझी और 12 सालों से नरेंद्र मोदी सत्ता में है। अब अमेरिकी रिपोर्ट के बाद जो विश्व ने एक दंग रह गया है। अब कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है। यह सरकार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे देश के शेयर मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा विड्रॉ कर ली है, वह पैसा नहीं लगा रही है हमारे देश में, जिसके वजह से रुपया हमारा कमजोर होता जा रहा है, डॉलर हमारे देश में नहीं आ रहा है। यहाँ के सामान जो बाहर जा रहे थे जिससे डॉलर आ रहा था हमारे देश के अंदर, वह भी सामान जाना कम हो गया है। और अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद और बाकी देशों द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद हमारा जो माल बाहर जा रहा था, बिक रहा था और डॉलर आ रहा था, उसमें बहुत कमी आई है और जिसके वजह से हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है। 240 लाख करोड़ रुपया तकरीबन यह सरकार जो कर्ज ले रखी है, रुपया लगातार कमजोर होने से वह कर्ज की सीमा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने डॉलर में कर्ज लिया था। अब ऐसे में नीतीश कुमार हो या एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन लोगों ने जो समर्थन दिया इस सरकार को, देश के पास यह मौका था, नेताओं के पास यह मौका था 2024 में कि मोदी सरकार से इस देश को छुटकारा दिलाया जा सकता था। लेकिन सभी नेताओं ने अपने अपने स्वार्थ में मोदी सरकार को समर्थन दे करके सत्ता में ला करके इस देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो धोखा किया है, देश कभी माफ नहीं करेगा। और अब असली सच्चाई इनकी सामने आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बातें, सच्चाई आ रही है देश के सामने, वह बड़ी चौंकाने वाली है कि पहलगाम क्या हमारे देश की सरकार ने करवाया था क्या? इन लोगों पर शक करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं तो यह सरकार घुटने पर क्यों आ गई? क्या हमारे देश की सेना जो विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, क्या हमारी देश की सेना पाकिस्तान के पसीने नहीं छुड़ा सकती थी? तो क्यों सीज फायर हुआ? मोदी सरकार चूंकि घुटने के बल थी, लेकिन गोदी मीडिया उस वक्त भी साथ दे रहा था, कह रहा था पीओके में घुस गए, पीओके कब्जा कर लिए, लाहौर तक पहुंच गए, कराची पहुंच गए, इसको पकड़ लिए, उसको पकड़ लिए। अब वह मीडिया बताए जो अमेरिका की अखबारों ने छापा है। अब यह सरकार मुंह छिपाती भाग रही है, क्योंकि आरएसएस और इसके मिली भगत की तस्वीरें सामने आ गई है कि इन लोगों का उद्देश्य इस देश को गुलाम बनाना है। इसीलिए तो कह रहे थे कि नया भारत है, इसीलिए कह रहे थे यह लोग। अब दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने यह
साफ कर दिया आधिकारिक तौर पर, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, और जिस व्यक्ति ने कराया वह भारतीय मूल का व्यक्ति रहा, उसका नाम भी आ गया और उसे सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर कह दिया कि सीज फायर में चाइना के सामने भी घुटने टेका था भारत, और चाइना भी सीज फायर कराने में मददगार साबित हुआ। अब हमारे देश के विदेश मंत्रालय और पीएमओ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आखिर चाइना जो हमारा दुश्मन हमेशा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की बात माने या राहुल गांधी की, तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन तकरीबन चाइना ने कब्जा कर लिया, लद्दाख का एरिया के तरफ से और अरुणाचल प्रदेश के तरफ से। अरुणाचल प्रदेश को अभी भी चाइना अपना एक अभिन्न अंग मांगता है और उस पर कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहा है। लद्दाख के तरफ भी सोनम वांगचुक बार बार इस बात को कहते रहे। अब मोदी सरकार कह रही कि ना कोई आया ना कोई आएगा, लेकिन जो 4000 किलोमीटर की बात कही गई और जो कुछ सेनाध्यक्ष की भी बात अखबारों में छपी रही, मोदी सरकार उसका खंडन नहीं करती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्यों चाइना के सामने झुका और क्यों अमेरिका के सामने झुका? क्या पाकिस्तान इतना भारी पड़ गया था? और सेना से भी झूठ बुलवाया गया कि पाकिस्तान हमारे घुटनों के बल आ गया था हमारे पास। अब अगर मोदी सरकार अमेरिका के और चाइना के इन बयानों का अगर जवाब नहीं देती है तो यह मान लिया जाएगा इस देश को बेचने निकली है मोदी सरकार। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। एक ऐसे मोड़ पर हमारे देश की सरकार आकर के खड़ी हो गई है कि पूरा देश आज तबाह है। इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह से यह धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रही है आरएसएस और मोदी की सरकार। मोदी आज नहीं कल तो जाने हैं, जाएंगे ही, उम्र भी हो रही है, और कितने दिन रहेंगे? 10 साल। उसके बाद कौन आएगा? आरएसएस। और आरएसएस के कब्जे में अभी भी है, लेकिन मोदी अपने चरित्र को छिपाने के लिए कि कहीं अगर विपक्ष की सरकार आ गई और मोदी सरकार मुसीबत में आ गई, मोदी आ गए, तो मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मोदी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और विपक्ष एकजुट हो नहीं रहा है। ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं वह दिखाते तो हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन रहते नहीं है पीछे मोदी जैसे लोगों का समर्थन करती हैं। शरद पवार जैसे लोग दिखाते तो हैं कि इंडिया गठबंधन के हम अहम हिस्सा हैं, लेकिन मोदी जैसे लोगों का समर्थन करते हैं पीछे से। इसलिए मोदी सरकार को बदलना तो पॉसिबल अब नहीं है। लेकिन 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर जो जोमैटो जैसे का काम वर्कर करते हैं वह हड़ताल पर है। सोचिए, मजदूर हड़ताल पर है, मजदूर सड़क पर है, किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, पेपर लीक को लेकर के हर कोई परेशान है, ओल्ड पेंशन को लेकर के सीनियर सिटीजनशिप परेशान है। लेकिन यह सरकार किसी की नहीं सुनती, क्योंकि यह सरकार देश को गुलाम बनाने निकली है, किसी से कोई मतलब नहीं। अब राहुल गांधी 5 जनवरी से जो एक देशव्यापी आंदोलन के लिए निकल रहे हैं, कांग्रेस निकल रही है, उसे क्या हासिल होगा? क्या जनता इतनी सड़क पर आ जाएगी कि मोदी सरकार को चुनौती ऐसी दे सके कि मोदी सरकार की चूड़ी हिल जाए, जमीन धड़क जाए? नेताओं से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे वह चंद्रबाबू नायडू हो, क्योंकि इन लोगों को इस देश के लोगों से मतलब नहीं है। इन लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब है और वही चीज यह करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कदम आगे बढ़ा करके यह नहीं करता कि यह सरकार इस देश के लिए बहुत घातक है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आओ उखाड़ करके इस सरकार को फेंक देते हैं और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाते हैं। यह देश फिर एक बार मांग रहा है आंदोलन। किसानों ने अपने हक की लड़ाई खुद लड़ी और बाकी देश के लोगों को अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी,
क्योंकि अमेरिका के अखबार इस बात का भी खुलासा कर रहा है कि चुनाव आयोग भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक नहीं रहा। चुनाव आयोग पर पूरी तरह से मोदी सरकार और आरएसएस का कब्जा हो चुका है। न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेसी भी उससे अछूती नहीं रही। शिक्षा और स्वास्थ्य भी के अंदर भी अपनी पैठ मजबूती से बना चुका है। जब इस हद तक आरएसएस पहुंच चुका है और आरएसएस के जो प्रोग्राम है उसकी जो सोच है उसी को नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे हैं। यह भी अमेरिका का अखबार प्रमाणित करता है कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री आरएसएस को लेकर के लाल किले से आरएसएस को महान बताता है और आरएसएस को आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ बताता है। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जाते जाते इस बात की पुष्टि करके गई और लेटर जारी करके गई कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में किसी भी तरह का 1925 से लेकर के 1947 तक आरएसएस का कोई भी हाथ नहीं रहा। यानी कि आरएसएस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थी। देश की आजादी का कोई नायक नहीं रहा इन लोगों के पास। हमेशा यह कांटे की तरह इन लोगों को चुभती है। क्योंकि यह लोग गुलाम बनाए रखना चाहते थे। उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे इस देश को गुलाम बनाने के लिए, और अब जब अंग्रेजों को इस देश ने मार भगाया, अंग्रेजों से आजादी पाली, तो अब यह लोग अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के इस देश को गुलाम बनाते हैं। लेकिन यह नहीं बताते हैं कि हिंदू है कौन। वोट के लिए दलित, अति पिछड़े, SC/ST किसी को भी यह हिंदू बना लेते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें उनके ऊपर पिसाब भी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता है। न यह महिलाओं का कदर जानते हैं, न युवाओं को सम्मान देना, न बुजुर्गों को सम्मान यह देते हैं, लेकिन बस नफरत और हिंदू मुस्लिम की आग में इस देश को झोंककर इस देश पर कब्जा करने निकले हैं। बाकी आप दर्शक समझदार हैं, आप दर्शक समझिए कि यह सरकार कर क्या रही है और करना क्या चाहती है। लेकिन गुजारिश यह करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो कहा आप दर्शकों को कि मोदी पर आ गई संकट, अमेरिका और चीन ने कहर ढा दिया। अमेरिका और चीन ने मोदी सरकार के चेहरे को विश्व के सामने रख दिया कि यह सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, किसी काम का नहीं, और इस देश को गुलाम बनाने के लिए काम कर रही है यह सरकार। नफरत फैलाने में काफी पैसा यह सरकार खर्च कर रही है और 13 ट्रिलियन डॉलर की पैसे यह सरकार ने नफरत फैलाने में खर्च कर दिया। ऐसा अमेरिकी अखबार भी कहता है इस बात को। अगर यह चीज है तो कितनी घातक है और कितने डरपोक सरकार है, यह भी आप सोच लीजिए, आकलन कीजिए। आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएगी। तो आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, गुजारिश करूंगा खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा।